गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले व्याख्यान में हमने अमेरिकी संघीय शासन व्यवस्था के संबंध में बात की थी और उसके कई एस्पेक्ट्स को हमने अपने व्याख्यान में समाहित किया था। उसी कड़ी के अंतर्गत आज के इस व्याख्यान में हम अमेरिका की संघीय कार्यपालिका के संबंध में बात करेंगे कि किस प्रकार अमेरिका की संघीय पालिका अपना काम करती है और किस प्रकार उसकी संरचना की जाती है और क्या क्या उसकी शक्तियाँ और क्या क्या उसके कार्य क्षेत्र रहते हैं। तो अगले कुछ व्याख्यानों में हम इसके संबंध में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अमेरिका की संघीय कार्यपालिका। अब संघीय कार्यपालिका आते ही हमें राष्ट्रपति का नाम हमारे सामने आता है कि जो राष्ट्रपति और उसके जो मंत्री परिषद होती है, जिनको वहाँ अमेरिका में सचिव कहा कहते हैं, तो वो संघीय कार्यपालिका कहलाती है। अपने यहाँ तो मंत्री कहते हैं, लेकिन वहाँ उनको सचिव बोलते हैं, सेक्रेटरी बोलते हैं। तो लेकिन ये राष्ट्रपति की एक टीम होती है। जैसे अपने यहाँ प्रधानमंत्री की एक टीम होती है, वैसे वहाँ राष्ट्रपति की एक टीम होती है और इन सबको सामूहिक रूप से कार्यपालिका का अंग माना जाता है, यानी संघीय कार्यपालिका कहते हैं। अमेरिका या अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि अमेरिका की संघीय कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। ये अनुच्छेद 2 में स्पष्ट कहा गया है कि अमेरिका की संघीय कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। अब राष्ट्रपति क्या होता है, राष्ट्रपति कैसे बनता है, राष्ट्रपति की क्या योग्यताएं होती हैं और उसकी क्या क्या सीमाएं होती हैं, उन्मुक्तियां क्या क्या होती हैं, उनके संबंध में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं योग्यताओं की कि राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यता चाहिए। तो पहली है वह भारत का नागरिक हो, यानी वह भारत का नागरिक होना आवश्यक है। उसकी आयु 35 वर्ष हो। सॉरी, वह अमेरिका का जन्मजात नागरिक हो। मैं भारत की बात करने लग गया था, क्योंकि भारत के लिए भी यही कहा गया कि जब भी राष्ट्रपति की योग्यता आती है तो वह भारत का नागरिक हो, लेकिन यहाँ वह अमेरिका का जन्मजात नागरिक हो, यानी वहीं पैदा हुआ हो और जन्मजात नागरिक हो। उसकी आयु 35 वर्ष हो। अब भारत में भी राष्ट्रपति की जो मिनिमम आयु है वो 35 वर्ष निर्धारित है और वहाँ भी राष्ट्रपति की मिनिमम आयु 35 वर्ष निर्धारित है। वह कम से कम 14 वर्षों से निरंतर अमेरिका में निवास कर रहा हो, यानी जब चुनाव लड़े तो उस समय जो उसकी निवास की जो कंडीशन है वह 14 वर्ष निरंतर अमेरिका में निवास कर रहा हो। वह किसी भी प्रकार के न्यायिक निर्णय से दंडित नहीं हो, यानी उसके ऊपर कोई वाद नहीं चल रहा हो, यानी उसके ऊपर कोई किसी भी प्रकार का कोर्ट में या किसी भी न्यायालय में कोई संज्ञान मतलब कोई किसी भी प्रकार का विवाद, किसी भी प्रकार का केस जिसको अपन बोलते हैं, वह विचाराधीन नहीं हो। अब ये कुछ योग्यताएं जो हैं, मोटी मोटी ये योग्यताएं, हालांकि और भी बहुत सी योग्यताएं हैं जो यहाँ अपन नहीं स्पष्ट कर सकते। अब जैसे भारत की बात करते, भारत में तो ये भी कहा गया है कि भाई राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए 50 सांसदों का अनुमोदन और 50 का समर्थन आवश्यक है। तो वो योग्यता तो वो भी है, लेकिन वह इस प्रकार की योग्यता का हिस्सा नहीं है। राष्ट्रपति पद की उन्मुक्तियां, राष्ट्रपति के विरुद्ध कभी भी पद पर रहते हुए परमादेश या आदेश जारी नहीं किया जा सकता है, यानी राष्ट्रपति के ऊपर किसी भी प्रकार का परमादेश या आदेश जारी नहीं कर सकते। जैसे अपने यहाँ अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की रिट याचिका जारी करने का अधिकार होता है सर्वोच्च न्यायालय को। उसमें परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण अधिकार, वर्षाबंदी, प्रत्यक्षीकरण, तो कई प्रकार की रिट याचिकाएं होती है, लेकिन यहाँ परमादेश या आदेश जारी नहीं किया जा सकता राष्ट्रपति के विरुद्ध, और न ही उसे किसी वाद में साक्षी के रूप में उपस्थित होने के लिए कहा जा सकता है, यानी उसको साक्षी नहीं बना सकता, गवाह नहीं बनाया जा सकता। राष्ट्रपति को केवल सीनेट में उसके विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव की जांच के समय ही बुलाया जा सकता है।
अगर स्वयं राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव विचाराधीन हो और महाभियोग प्रस्ताव की सुनवाई हो रही हो सीनेट में, तो उस समय राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने के लिए सीनेट में बुलाया जा सकता है। राष्ट्रपति उसमें स्वयं भी जा सकता है या अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से भी अपना पक्ष रख सकता है, और ये प्रावधान भारत के संविधान में भी तय किए गए हैं। कार्यकाल। अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 2 की उपधारा 1 में कहा गया है, अब आप देखिए इसको अच्छी तरह समझ लीजिए, ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है ये प्रश्न। अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 2 की उपधारा 1 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष होगा। 4 वर्ष होगा। अपने यहाँ राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है, पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष। पद ग्रहण करने का मतलब होता है शपथ ग्रहण के दिन से लेकर 5 वर्ष तक। आगे, तथा पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, यानी राष्ट्रपति का एक कार्यकाल 4 वर्ष का होगा, लेकिन वह पुनर्निर्वाचित हो सकता है। अब अमेरिका के जो प्रारंभिक राष्ट्रपति थे, जॉर्ज वाशिंगटन, जेफरसन, मेडिसन, हैमिल्टन, मुनरो, ये सब राष्ट्रपति ऐसे हुए, ऐसे महान राष्ट्रपति हुए कि इन्होंने आगे बढ़ के ही अपने आगे कार्यकाल को इन्होंने एक्सटेंड नहीं करवाया, यानी इन्होंने अपने आप को 2 कार्यकाल तक सीमित रखा इन सभी राष्ट्रपतियों ने। तो एक ये परंपरा सी स्थापित हो गई। और आप बड़ी गजब बात है कि जॉर्ज वाशिंगटन जो प्रथम राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उन्होंने अपने आप को 2 कार्यकाल तक सीमित रखा। फिर जेफरसन ने भी अपने आप को 2 कार्यकाल तक सीमित रखा। इसी प्रकार मेडिसन ने भी अपने आप को 1809 से 1817 तक 2 कार्यकाल तक सीमित रखा। और मुनरो ने भी 1817 से 1825 तक 2 कार्यकाल तक सीमित रखा। और आप देखिए कि जब जॉर्ज वाशिंगटन अपने दूसरे कार्यकाल से मुक्त हुए, तो उसके कुछ दिनों बाद में ही इनकी मृत्यु भी हो गई। और अगर ये तीसरा कार्यकाल ग्रहण कर लेते, मृत्यु तो एक सामान्य घटना थी, लेकिन अगर ये तीसरा कार्यकाल ग्रहण कर लेते तो हो सकता है अमेरिका में फिर यह परंपरा हमेशा के लिए बन जाती। लेकिन इन लोगों ने अपने आप ही त्याग कर दिया अपने पद का कि नहीं, हम 2 कार्यकाल से अधिक इस पद पर नहीं रहेंगे, अब दूसरों को मौका मिलना चाहिए। मार्च 1951 में 22वें संविधान संशोधन द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति को तीसरी बार कार्यकाल प्राप्त करने के लिए निषिद्ध कर दिया गया। देखो, पहले तो परंपरा चल रही थी, लेकिन फिर 22वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे संविधान में उल्लेखित कर दिया गया कि अब कोई भी व्यक्ति तीसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बनेगा, यानी 2 कार्यकाल तक ही वह इस पद पर रहेगा। और इसका कारण ये था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो राष्ट्रपति रूजवेल्ट थे, उन्होंने तीसरा कार्यकाल ग्रहण कर लिया था, और सबको लगा कि अब फिर ये तो परंपरा ही हो जाएगी हमेशा के लिए। तो इस कारण फिर ये संविधान संशोधन किया गया। यदि आकस्मिक कारण से, देखिए यहाँ ध्यान रखना, यदि आकस्मिक कारण से किसी व्यक्ति द्वारा बीच में पद धारण किया जाता है, किसी भी प्रकार के आकस्मिक कारण से, जैसे मान लो कोई आपातकाल आ गया हो, कोई और युद्ध की स्थिति हो गई हो, या कोई आंतरिक अशांति हो गई हो, ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति बीच में पद धारण करता है तो उसका कार्यकाल अधिकतम 10 वर्ष हो सकता है, यानी वह 10 वर्ष तक रह सकता है, 8 के बजाय 10 तक। 2 कार्यकाल में 8 वर्ष होते हैं, तो वह 10 वर्ष तक रह सकता है, यानी 10 वर्ष से अधिक उसका कार्यकाल नहीं होगा। संशोधन के माध्यम से यह भी प्रावधान जोड़ा गया कि युद्ध काल में एवं आंतरिक संकट के समय कांग्रेस की सहमति से राष्ट्रपति तीसरी बार भी पद ग्रहण कर सकता है। एक ये भी प्रावधान इस 22वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया कि मान लो युद्ध चल रहा हो या आंतरिक संकट आ जाए, ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति तीसरे कार्यकाल के लिए भी अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन उसके लिए कांग्रेस की सहमति आवश्यक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से किया जाता है, और निर्वाचक मंडल के माध्यम से कोई चुनाव होता है तो फिर वह
अप्रत्यक्ष चुनाव की श्रेणी में माना जाता है, यानी अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। यह प्रश्न 2008 की आरएस की परीक्षाओं में पूछा गया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, मनोनयन या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसमें अप्रत्यक्ष विधि सही आंसर है। संविधान के 12वें संशोधन 1880 के तहत राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का अलग अलग निर्वाचन किया जाता है। ये जो 12वां संविधान संशोधन हुआ 1880 में, अब दोनों का चुनाव अलग अलग होता है। पहले राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव एक ही समय होता था, एक ही विधि से होता था, लेकिन अब अलग अलग समय दोनों का चुनाव किया जाता है। संविधान के 23वें संशोधन 1961 के द्वारा कोलंबिया जिले को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। कोलंबिया एक बहुत बड़ा जिला है अमेरिका का, और इवन कई राज्यों से भी बड़ा जिला है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो उसको अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है 23वें संविधान संशोधन 1961 के तहत। और इस संशोधन के तहत उसके लिए 3 सीटें निर्धारित की गई है। कोलंबिया के लिए 3 सीटें निर्धारित की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में सीनेट अध्यक्ष कांग्रेस के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मतों की गणना करता है। जो अमेरिका की राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, इनके मतों की गणना सीनेट का अध्यक्ष कांग्रेस के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में इन सब की उपस्थिति में करता है। कौन करता है? सीनेट का अध्यक्ष। यदि किसी दल के प्रत्याशी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो प्रतिनिधि सभा सर्वाधिक मत प्राप्त 3 उम्मीदवारों में से किसी भी एक व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित कर सकती है। ये आपको ध्यान रखने की वाली बात है सभी लोगों को। यदि किसी एक व्यक्ति को या किसी दल के प्रत्याशी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिले तो सर्वाधिक मत प्राप्त 3 उम्मीदवारों में से किसी एक व्यक्ति को प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित कर सकती है। प्रतिनिधि सभा को यह अधिकार दिया गया है, किसी एक व्यक्ति को। अब अपने यहाँ तो होता क्या है कि जैसे मान लो किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिले भारत में, तो यहाँ क्या होता है कि सबसे बड़े दल को, हालांकि राष्ट्रपति किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है, इसका कोई उल्लेख नहीं संविधान में, लेकिन सामान्यतः परंपरा यह है कि सबसे बड़े दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा सबसे पहले। यह एक सामान्य से प्राप्त, जो सबसे बड़ा दल है जिसने सबसे ज़्यादा सीटें प्राप्त की, तो उसको उसका अधिकार पहला बनता है और उसको बुलाया भी जाना चाहिए। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कांग्रेस का सदस्य या लाभ के पद पर आसीन व्यक्ति शामिल नहीं हो सकता है। यह आपको विशिष्ट रूप से ध्यान रखना होगा कि ये विशेष कर ध्यान रखना होगा कि उस राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल बनता है उसमें कांग्रेस का कोई भी सदस्य शामिल नहीं हो सकता, और इवन लाभ के पद को आसीन व्यक्ति भी इस निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं हो सकता। यानी ये निर्वाचक मंडल जो बनता है ये बिल्कुल प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के पैमाने पर बनता है, लेकिन वो प्रतिनिधि सभा के सदस्य नहीं होते। बिल्कुल इनका काम ये होता है कि ये राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं और फिर ये निर्वाचक मंडल भंग हो जाता है। यानी इसका उद्देश्य केवल राष्ट्रपति का निर्वाचन करना होता है। ये चुनाव से पहले यानी चुनाव के समय गठित किया जाता है और राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग करके फिर इसका महत्व समाप्त हो जाता है, तो फिर इसको यह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति के संबंध में हमने कुछ बातें की। आगे अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया और राष्ट्रपति की शक्तियाँ आदि के संबंध में हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। निर्वाचक मंडल का सदस्य अपने दल से अलग अन्य व्यक्ति को भी राष्ट्रपति के चुनाव में मत दे सकता है। यानी ऐसा नहीं है कोई फिक्स कि भाई अपने दल के व्यक्ति को ही वोट दे, वो किसी अन्य व्यक्ति को भी वोट दे सकता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का एकमात्र कार्य राष्ट्रपति का निर्वाचन करना होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया, और निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति का चुनाव करने के बाद में इसका कोई महत्व नहीं होता और यह समाप्त हो जाता है या समाप्त कर दिया जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्येक 4 वर्ष बाद लगभग अक्टूबर-नवंबर माह में कर लिया जाता है। यानी कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही कर लिया जाता है प्रति 4 वर्ष में।
लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति अपने पद की और गोपनीयता की शपथ 20 जनवरी को लेता है। यानी ये तारीख तय कर रखी है वहाँ कि 20 जनवरी को ही अमेरिकी राष्ट्रपति शपथ लेगा। और शपथ कौन दिलाएगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। याद रखिए आप, ये सब प्रश्न जीके की दृष्टि से प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव की कोई केंद्रीय व्यवस्था नहीं है। वहाँ केंद्र के माध्यम से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कि भाई वो स्वयं करवाए, इसलिए यह विश्व की सबसे खर्चीली व्यवस्थाओं में से एक है। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में बहुत पैसा खर्च होता है और इवन बहुत आसान नहीं है अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना। तो यह बहुत खर्चीली व्यवस्था है क्योंकि वहाँ चुनाव की कोई केंद्रीय व्यवस्था नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आपकी यह व्याख्यान समझ में आया होगा। इससे आगे की चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे। आप सभी को बहुत धन्यवाद।